नमस्कार, सत्य हिंदी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। होर्मुज ईरान के कब्जे में है और इसका टोल टैक्स तो चुकाना ही होगा। ईरान अमेरिका बातचीत में तेहरान का भरोसा जीतने में नाकाम रहा। बाघेर कालीबफ 2-3 मुद्दों पर अमेरिका से नहीं बन पाई सहमति। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बताया इस दौर का हिटलर। पटना में लगे पोस्टर, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नीतीश के बेटे को बताया अगला सीएम। अमेरिका और ईरान के बीच लागू सशर्त संघर्ष विराम का एक मुख्य हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों का सुरक्षित गुजरना रहा है। यह दोनों पक्षों के लिए एक अहम मुद्दा है। इस समुद्री मार्ग से आम दिनों में दुनिया का करीब 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी गुजरता है। ईरान की संसद के उपाध्यक्ष हाजी बाबाई ने कहा है कि यह स्ट्रेट ईरान के लिए एक अति संवेदनशील सीमा है। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक बाबाई का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से ईरान के कब्जे में है और इसका शुल्क रियाल में ही चुकाना होगा। रियाल ईरान की मुद्रा है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कालीबफ, जो इस हफ्ते के आखिर में अमेरिका के साथ हुई शांति वार्ता का हिस्सा थे, ने कहा कि बातचीत के दौरान वाशिंगटन तेहरान का भरोसा जीतने में नाकाम रहा। कालीबफ ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मैंने इस बात पर जोर दिया था कि हमारे पास जरूरी अच्छी नीयत और इच्छा शक्ति है, लेकिन पिछले 2 युद्धों के अनुभवों की वजह से हमें दूसरे पक्ष पर कोई भरोसा नहीं है। ईरानी प्रतिनिधि मंडल में मेरे साथियों ने कुछ रचनात्मक पहलें सामने रखी, लेकिन आखिरकार बातचीत के इस दौर में दूसरा पक्ष ईरानी प्रतिनिधि मंडल का भरोसा जीतने में नाकाम रहा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमेरिका के साथ 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर असहमति की वजह से समझौता नहीं हो पाया। इस्माइल बकाई ने ईरान न्यूज नेटवर्क को बताया कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से 24 से 25 अप्रत्यक्ष वार्ताएं हुई और कुछ मामलों में हम अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के साथ एक समझौते पर पहुंचे, लेकिन 2 या 3 मामलों में विचार अलग थे और हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किन मुद्दों पर अमेरिका के साथ सहमति नहीं बन सकी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि क्षेत्र और होर्मुज स्ट्रेट जैसे नए मुद्दों के जुड़ने से बातचीत और अधिक जटिल हो गई है और यह उम्मीद नहीं है कि एक दिन में कोई समझौता हो पाएगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयप अर्दोआन पर टिप्पणी की है। इसके बाद तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर नेतन्याहू पर निशाना साधा है। दरअसल नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा था कि इसराइल मेरे नेतृत्व में ईरान के आतंकवादी शासन और उसके सहयोगियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा, जबकि अर्दोआन उनका समर्थन करते हैं और अपने ही कुर्द नागरिकों का जनसंहार किया। इस पर तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर अर्दोआन पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति पर इस्राएली अधिकारियों की ओर से लगाए गए बेबुनियाद और झूठे आरोप उन सच्चाइयों से पैदा हुई असहजता का नतीजा हैं, जिन्हें हम हर मंच पर लगातार उठाते रहे हैं। बयान में आगे कहा गया कि तुर्की निर्दोष नागरिकों के साथ खड़ा रहेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेगा कि नेतन्याहू उनके किए गए अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराए जाएं। इसके अलावा तुर्की के विदेश मंत्रालय ने नेतन्याहू को इस दौर का हिटलर भी कहा। हिजबुल्लाह ने दमिश्क में एक धार्मिक हस्ती पर हमले की साजिश से अपने संबंधों से साफ इनकार किया है। दरअसल सीरिया के गृह मंत्रालय के मुताबिक सुरक्षा बलों ने राजधानी दमिश्क के बाब तोमा इलाके में एक महिला को गिरफ्तार किया, जो एक घर के बाहर विस्फोटक लगाने की कोशिश कर रही थी। अधिकारियों ने समय रहते बम को निष्क्रिय कर दिया और इस मामले में एक गुट के 5 सदस्यों को भी पकड़ा गया। शुरुआती जांच में दावा किया गया कि यह गुट हिजबुल्लाह से जुड़ा है और इसके सदस्यों ने विदेश में सैन्य प्रशिक्षण लिया था। हालांकि हिजबुल्लाह ने इन आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया है और कहा है कि सीरिया में उसकी कोई गतिविधि या मौजूदगी नहीं है। संगठन ने सीरियाई अधिकारियों से बिना सबूत आरोप न लगाने की अपील की और इस मामले के पीछे खुफिया एजेंसियों की साजिश की आशंका जताई। साथ ही कहा कि ये एजेंसियां लेबनान और सीरिया के बीच तनाव भड़काने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता बेनतीजा रहने पर ईरान ने साफ कह दिया है कि ईरान कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा और गेंद अब अमेरिका के पाले में है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि ईरान ने वार्ता में कई प्रस्ताव रखे थे। रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा गया है कि ईरान ने रियलिस्टिक तरीके से मुद्दों को देखने की जिम्मेदारी अब अमेरिका पर टाल दी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट
तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका कोई सही समझौता नहीं करता। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की टिप्पणियों के बाद ईरानी मीडिया से कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच कुछ मुद्दों पर समझ बन गई है, लेकिन 2-3 अहम मुद्दों पर अभी भी राय अलग अलग है। उन्होंने कहा कि ये बातचीत 40 दिनों की जबरन थोपी जंग के बाद हुई थी और ये बातचीत अविश्वास और शक के माहौल में हुई थी। इसीलिए शुरुआत से ही यह उम्मीद करना स्वाभाविक नहीं था कि एक ही बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म होने के बाद मिडिल ईस्ट में संघर्ष विराम जारी रखने की अपील की है। वोंग ने एक बयान में कहा कि अब प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि संघर्ष विराम जारी रहे और बातचीत फिर से शुरू हो, और साथ ही यह भी कहा कि यह निराशाजनक है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुई अमेरिका और ईरान शांति वार्ता करीब 21 घंटे बाद बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। वेंस ने यह नहीं बताया कि तेहरान ने क्या क्या ठुकराया, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका को कोई साफ और पक्का भरोसा नहीं मिला कि ईरान निकट भविष्य में परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। वेंस ने कहा कि साफ बात यह है कि हमें ईरान से एक साफ वादा चाहिए कि वे परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे और न ही ऐसे उपकरण बनाएंगे जिनकी मदद से वे जल्दी परमाणु हथियार बना सकें। यही अमेरिकी राष्ट्रपति का मुख्य लक्ष्य है और हम इन्हीं बातों को लेकर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जो हिस्से थे, जैसे कि संवर्धन सुविधाएं, वे पहले ही नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ईरान परमाणु हथियार न बनाने का ठोस और ईमानदार फैसला लेता है, ना सिर्फ अभी, ना सिर्फ 2 साल बाद, बल्कि लंबे समय तक। अभी तक हमें ऐसा कोई पक्का भरोसा नहीं मिला है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आगे मिलेगा। बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासत तेज हो गई है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अब तक नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इस बीच जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पटना में पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भविष्य का मुख्यमंत्री बताया है। पोस्टरों में बिहार में ना तो बुलडोजर बवाल और ना ही फिर से दंगा फसाद चाहिए जैसे संदेश देकर बीजेपी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा गया। वहीं बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और दिलीप जायसवाल जैसे नेताओं के नाम चर्चा में हैं। माना जा रहा है कि बिहार की सत्ता अब बीजेपी के हाथ में जा सकती है, जबकि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने की भी अटकलें हैं। फिलहाल किसी नाम पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, जिससे सस्पेंस लगातार बना हुआ है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दूसरे चरण के पूरा होने के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट से करीब 5.18 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार इनमें लगभग 66 लाख मृत वोटरों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 25.47 लाख और पश्चिम बंगाल से 24.16 लाख नाम हटाए गए। इस प्रक्रिया के बाद अब कुल वोटरों की संख्या घटकर 45.81 करोड़ रह गई है, जो करीब 10.2% की कमी है। यह चरण उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 12 राज्यों में पूरा हुआ है। अब तीसरे चरण में बाकी 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 40 करोड़ वोटरों को शामिल किया जाएगा। संसद के 16 से 18 अप्रैल तक होने वाले विशेष सत्र से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए सख्त व्हिप जारी किया है और सभी को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। इस सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जल्द लागू करने के लिए 2 नए बिल पेश किए जाएंगे। सरकार परिसीमन आयोग बनाने की भी तैयारी में है ताकि प्रक्रिया तेज हो सके। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विशेष सत्र के समय और प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि बिना पूरी जानकारी के इस पर सार्थक चर्चा संभव नहीं है। उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के विशेष सत्र से पहले सभी दलों से अपील की है कि वे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए एकजुट होकर संशोधन पारित करें। उन्होंने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं की बड़ी और सक्रिय भागीदारी जरूरी है। मोदी ने सुझाव दिया कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ कराए जाएं। फिलहाल यह कानून 2023 में पास हुआ था, लेकिन परिसीमन और जनगणना के कारण इसके 2034 तक लागू होने की संभावना थी।
सरकार इसे पहले लागू करने के लिए 16 से 18 अप्रैल के विशेष सत्र में संशोधन लाने जा रही है। इस कानून के तहत लोकसभा की सीटें बढ़कर 816 हो सकती हैं, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। प्रधानमंत्री से लोकतंत्र को मजबूत करने और महिलाओं को नेतृत्व में आगे लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। बॉलीवुड और भारतीय संगीत जगत की महान गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। 92 साल की उम्र में रविवार को उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। परिवार के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की। आशा भोसले पिछले कुछ महीनों से बीमार थीं। शनिवार को उन्हें सीने में इन्फेक्शन और सांस लेने की दिक्कत के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी और उन्हें आईसीयू में रखा गया। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने दोपहर में इस दुखद खबर की पुष्टि की। परिवार ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार सोमवार को शिवाजी पार्क में किया जाएगा। 1933 में जन्मी आशा भोसले ने 9 साल की उम्र में गाना शुरू किया और 1943 में पहला फिल्मी गाना रिकॉर्ड किया था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में हजारों गाने गाए। उन्हें 7 फिल्म फेयर और 2 नेशनल अवार्ड मिले। उमराव जान और इजाजत के गानों के लिए उन्हें खास पहचान मिली। उनकी आवाज और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शाम 8 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.